My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग यहाँ पर लगातार भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। हम भी 2 जगह देकर आए, अब तीसरी जगह पर आए हैं। उसके बाद भी आप सुनने के लिए हमें आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले मैं कोशिश करूँगा और अशोक जी भी सहमत होंगे कि चूँकि हम एक ही पैटर्न पे बोलते हुए आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरैक्टिव रखें, आपस में बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका होगा। वन वे कम्युनिकेशन ना रखें। आप हमसे कुछ सवाल पूछें, हम आपसे कुछ बात करें, तो हमें लगता है कि ज़्यादा मज़ा आएगा बातचीत में और वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं। तो विषय जो है, जो राष्ट्रवाद का उदय है मीडिया में, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं इस मीडिया में। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी देख रहे हैं कि ये अचानक 2014 या 2015, 2016 के बाद हुआ। मैं बार-बार 2014 का ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि हम लोगों ने 2014 को जो है वो बीसी और एडी मान लिया कि भाई इसके पहले ये होता था, इसके बाद ये होता था, उसको हमने कट ऑफ डेट मान ली है। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं वो हमेशा से मीडिया में रहीं और राष्ट्रवादी पत्रकार हमेशा से जब से भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी और भारत आज़ाद जब हो गया तब भी राष्ट्रवादी पत्रकार हर मीडिया हाउस में, हर न्यूज़ रूम के अंदर मौजूद होते थे। बस अंतर ये आया है, जो अशोक जी मुझे लगता है, कि पहले मुखर तरीके से नहीं बोला जाता था और अब मुखर तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकार अब आपको नज़र आने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि एक अशोक जी तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, अशोक जी ने मुझसे 10-12 साल मुझसे ज़्यादा का अनुभव है पत्रकारिता में और बहुत कम उम्र से अशोक जी ने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। अशोक जी उन पत्रकारों में से परिचय में नहीं आए जिन्होंने बाबरी ढांचे को ढहते हुए भी देखा है। तो हम तो छोटे थे, हम तो स्कूल में थे, हम टीवी पे देख रहे थे। अशोक जी साक्षात अयोध्या में वो इस ऐतिहासिक घटना को, उस गौरवशाली दिन को 6 दिसंबर 1992 को देख रहे थे। तो अशोक जी तो इतने सीनियर हैं। तो जब राष्ट्रवादी पत्रकार की जो कहानी है अगर वो मैं आपको बताऊँ, तो ऐसा नहीं कि पत्रकारों में राष्ट्रवादी नहीं होते थे, देशभक्त पत्रकार नहीं थे, या जिनको सिस्टम में जो गलत होता था, बुरा नहीं लगता था, मुखर तरीके से सामने नहीं आते थे। उसकी वजह थी कि उस दौर में, अशोक जी इसको विस्तार से बताएँगे, जो न्यूज़ रूम होते थे, चाहे वो अखबार के हों, चाहे वो टीवी के हों, वहाँ पर एक इकोसिस्टम का कब्ज़ा था। आज भी है, लेकिन वो कब्ज़ा अब ढीला पड़ा है। तो कब्ज़ा इतना खतरनाक होता था, देखिए मैं तो अपने संस्मरणों के आधार पे जितने भी जीवन में जो थोड़े बहुत हैं, उसी के आधार पे बात करता हूँ। तो जब हम न्यूज़ चैनल में काम करते थे, हम जूनियर होते थे और हम खुलकर अपने विचार प्रकट करते थे कि ये गलत हो रहा है या ये ठीक नहीं है, ये बिल सरकार जो है वो हिंदू विरोधी बिल लेकर आ रही है, ये। तो हम आइडेंटिफ़ाई हो चुके थे कि ये जो पत्रकार हैं, ये एक अलग विचारधारा के लोग हैं, इनकी अलग विचारधारा है। तो चूँकि हम काम ठीक-ठाक करते थे प्रभु की कृपा से, काम में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो क्या किया जाता था, हमारे सीनियर जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, वो हमसे कैसे व्यवहार करते थे? वो ये करते थे कि वो नज़र में तो हम आ चुके थे उनके कि ये थोड़े-से नेशनलिस्ट पत्रकार हैं, सनातनी विचारधारा के पत्रकार हैं, राष्ट्रप्रथम की भावना इनके अंदर मौजूद है और वामपंथ के ये विरोधी हैं। तो हमें काम तो असाइन किए जाते थे, लेकिन हम पर नज़र रखी जाती थी। वो नज़र ऐसे रखी जाती थी कि यार ये काम तो दे दिया, लेकिन ये निक्कर पहनता है, मतलब ये संघी है, ये संघी है, ज़रा इस पे नज़र रखना। तो मैं कहता था, एक बार एक फांसी का मामला था और फांसी जब उसको दी गई थी, कश्मीर, हमारा जो अफ़ज़ल गुरु को, तो अफ़ज़ल गुरु के फांसी पर जो एक हुआ कि उसके परिवार को बताया नहीं गया था कि भाई उसके परिवार को पत्र लेट पहुँचा था, तब तक वो फांसी दे दी गई थी। तो उसको लेकर कुछ वामपंथियों के हृदय में जो है छाती में दूध उतर आया और उन्होंने कहा कि यार ये तो कैसे किसी का परिवार का हक छीन लिया। तो हमने अपने विचार की बात की, मैंने कहा आतंकवादी था, क्या ज़रूरत है उसके परिवार को मारने की? साले को ऐसे ही लटका देना चाहिए, हमने इसी तरह की बात की। तो बड़ी बुरी लग गई बातें। बोला तुम तो संघियों की तरह बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई देशभक्ति की बात करना अगर संघियों की तरह बात करना है तो ठीक है, फिर संघी हैं हम। तो आप देशभक्ति की भी जब न्यूज़ रूम में बात करते थे, तो आपके ऊपर एक विचारधारा, एक संगठन, इनमें शामिल होने के आरोप लगाए जाते थे। तो ये सब फेस जब हम करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि मुखर तरीके से सामने नहीं आ पाते थे। तो ये अंतर आया कि 2014 के बाद वो दिखाई देने लगा और मैं यहाँ पर अपने मित्र, परमप्रिय मित्र स्वर्गीय रोहित सरदाना को याद करना चाहूँगा कि अगर राष्ट्रवाद की अलख किसी न्यूज़ स्टूडियो से पहली बार किसी ने जलाई है, तो वो स्वर्गीय रोहित सरदाना थे, जब उन्होंने पहली बार ओवैसी को ये कहा था कि अगर तुम मेरे प्रभु श्री राम के लिए बोलोगे तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। तो जो पहला पत्थर रोहित ने मारा था, उसके बाद बाकी जो चैनल के एंकर्स थे, जो ऐसा नहीं कि रोहित को देख के वो नकल कर रहे थे, लेकिन रोहित ने उनको प्रेरणा दी।
उन्हें लगा कि जब एक जी न्यूज़ के स्टूडियो से बैठकर रोहित सरदाना सीधे चैलेंज कर सकता है और हिंदुत्व की बात कर सकता है, तो हमारे मन में भी ये भावना है, हम भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो पलटे या वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो रोहित ने जो शुरुआत की, उसके बाद बाकी चैनलों के एंकर्स में भी हिम्मत आई। तो इस मौके पर मैं उसे याद करता हूँ और मैं उसे श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा योगदान इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में था। अशोक जी, आप? बिल्कुल आपने इस मौके पर हमारे मित्र रोहित को याद किया, अच्छी और उन्हें श्रद्धांजलि दी और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी भी था। देखिए मैं प्रखर की इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार 2014 के बाद ऐसा हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया और बल्कि मैं शीर्षक को भी थोड़ा बदलना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि राष्ट्रवाद का उदय नहीं, राष्ट्रवाद का पुनरोदय हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुनरोदय हुआ है। भारत में तो पत्रकारिता की शुरुआत ही राष्ट्रवाद से लेके लिए हुई थी। भारत में जो एक्चुअल में जो पत्रकारिता शुरू हुई उसके पीछे मकसद क्या था? भारत को अंग्रेजी गुलामी से, हुकूमत से आजाद कराना था। यही तो मकसद था। कोई ये तो नहीं सोचा था ना कि भाई हमें रिपोर्टिंग करनी है, हमें समाज के लिए काम करना है, हमें पैसा बनाना है, हमें अखबार निकालना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को आजादी दिलानी है। आजादी दिलाने का मकसद था। तो वो क्यों था? देश के लिए था ना, कि भाई हमको देश को आजाद कराना है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद मीडिया को जिम्मेदारी ये आ गई कि इस देश को अब हमको इस देश का पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि हम जानते हैं उस वक्त आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देश बिखरा हुआ था, बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, वो सारे दर्द हमारे सामने थे। तो उस समय मीडिया की जिम्मेदारी ये आ गई कि भाई इस देश को हमको फिर से खड़ा करना है। तो उस देश को खड़ा करने के लिए मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या करना है। वो सारी चीजें थी जो देश के लिए काम करने वाले पत्रकार थे, देश के लिए काम करने वाले मीडिया के जो मालिक थे वो थे। आपको आपने शायद इस बात को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। पहले जो लोग अखबार चलाते थे, वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं चलाते थे। जो लोग मालिक अखबार निकालते थे, उनके पीछे एक भाव होता था। वो लोग क्या करते थे, कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर नहीं, मान लीजिए किसी की चीनी मिल है, किसी की कपड़ा मिल है, वो साथ में एक अखबार भी निकाल रहा है। उसकी अगर कपड़ा मिल से उसको साल में 6 लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो वो 2 लाख रुपए उस इनकम से, यानी अपने प्रॉफिट का 2 लाख रुपए निकाल देता था कि इस 2 लाख रुपए से मैं अखबार चलाऊंगा। तो होता क्या था कि वो 2 लाख रुपए अगर प्रॉफिट से निकाल रहा है, इसका मतलब उसके मन में पैसा कमाना नहीं था। उसको लगता था मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो मुझे 2 लाख रुपए मैं अखबार में डाल दूंगा। और वो जो संपादक रखे जाते थे, वो संपादक ऐसे होते थे जो कहते थे कि भैया हमें अपना काम करना है और आप जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मालिक और अखबार और जो संपादक था, उनके बीच एक ये रिलेशन था। जो संपादक थे, वो भी खांटी देशभक्त होते थे। उनको लगता था देश के लिए कुछ करना है। ये देश के लिए काम करना पत्रकारिता का ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन हुआ क्या? यहां मिलावट क्या आई? देखिए जो विदेशी मीडिया है, खास करके मैं अगर बीबीसी का बात करूं, बीबीसी जाएंगे ना तो बीबीसी का एक कॉन्सेप्ट है। बीबीसी कहता है पत्रकारों का कोई राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र नहीं होता पत्रकारों का। वो कहते हैं पत्रकार तो भाई सबके लिए काम करता है। तो इसीलिए बीबीसी क्या करता है, बीबीसी और वो जो बीबीसी ये जो कॉन्सेप्ट देता है ना, मैं इसके कॉन्सेप्ट के पीछे भी बताता हूँ और इसकी इसकी जो बेईमानी है वो भी बता रहा हूँ। बीबीसी ऐसा क्यों कहता था? मैंने सोचा बीबीसी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने कई देशों पर राज किया। अब आप सोचिए कि अंग्रेजी पत्रकार, बीबीसी का पत्रकार अगर भारत में आके पत्रकारिता कर रहा है और अगर भारत में आके पत्रकारिता कर रहा है और वो ये दिखाए कि भारत पे राज कर रहे हैं अंग्रेज, और बीबीसी का पत्रकार भारत आकर ये दिखाए कि भारत पे जो राज चल रहा है अंग्रेजी हुकूमत का वो बिल्कुल सही है और ये जो गांधी जी भगत सिंह कर रहे हैं सब बेवकूफी है, तो लोग बीबीसी को पत्थर मार के भगा देंगे। तो बीबीसी ने शायद अपनी हुकूमत यानी ब्रिटिश हुकूमत को दुनिया भर में कायम रखने के लिए फॉर्मूला दिया कि भैया हम पत्रकार का कोई राष्ट्र नहीं होता, हम तो हिंदुस्तान में भी जो सही बात है वो करेंगे, हम तो वहां भी सही। उसने एक थ्योरी बना ली। अब ये जो थ्योरी जो गढ़ी गई, जो फेक थ्योरी थी, ये हमारे यहाँ जो है हमारी नसों में भर दी गई। हमको भी कह दिया गया पत्रकार का कोई राष्ट्र नहीं होता, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता। अभी कहा कि मेरे राम पर बोलोगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। तो हमको तो सिखाया गया कि भाई कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, आप तो सबके। और जब ये बात हो जाएगी ना, मेरा कोई राष्ट्र नहीं है, तब होता क्या है? तब घालमेल और तब ये गड़बड़ होती है कि एक पत्रकार दिल्ली से चलता है और जब वो कश्मीर पहुंचता है
तब वो कश्मीर में जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर अलग राज्य होना चाहिए, तो वो वहां कश्मीरियों की आवाज को भारत के हितों के ऊपर दिखाता है। तब वो भारत को तोड़ने वाली ताकतों को कहता है कि ये तो कश्मीरी की आवाज है, ये आम कश्मीरी की आवाज है, क्योंकि वो राष्ट्र का नहीं है, वो भारत का नहीं है। जो एक पत्रकार राष्ट्र के लिए काम कर रहा होगा, वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं? वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि कश्मीर जो है उसको उसको भारत से अलग कर देना चाहिए? वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि कश्मीर में 370 होना चाहिए, जो कश्मीर को एक अलग स्टेटस देता है, वहां पे आतंकवाद को बढ़ावा देता है? एक राष्ट्र के लिए काम करने वाला पत्रकार ये नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन जिनके जहन में ये भर दिया गया और जिनका कॉन्सेप्ट है कि हमारा तो कोई राष्ट्र ही नहीं है, वो वहां जाके कहेंगे कि ये जो बुरहान वानी था, इसको तो इसलिए आतंकवादी बन गया क्योंकि जी इसके साथ पीड़ा हुई, इसको बड़ा दर्द दिया गया, और क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो वहां पर जाति कर रही है और कश्मीरियों की आवाज दबा रही है, इसलिए कश्मीरियों की आवाज उठाने के लिए जरूरी है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएं। ये चक्कर है, और ये जो हमारी नसों में डाल दिया, और ये जो हमारे हमारे अंदर जो इंजेक्शन दे दे के भरा गया, उसका नतीजा ये हुआ कि देश के लिए और धर्म के लिए बोलने वाले पत्रकार लगभग लगभग या तो खत्म हो गए, या जो न्यूज रूम में बैठे हुए थे वो डर के दब के बैठने लगे, कि उनको लगा कि क्योंकि इकोसिस्टम उनका था, संपादक उनका, मालिक उनका, और मालिक क्योंकि सरकार वैसी है, सरकार भी कहती है कि भाई ऐसे, तो फिर मालिक जो है सरकार की डफली बजा रहा है, और संपादक और पत्रकार जो मालिक की डफली बजा रहे हैं, और मालिक ने कह दिया कि भाई नो धर्म नो नो इंडिया, तो वो एंटी इंडिया जाकर भी जो कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको बढ़ावा देगा। लेकिन हुआ क्या, 2012, और मैं, ठीक बात है 2014 कट ऑफ डेट नहीं मानता, मैं कट ऑफ डेट 2012 मानता हूं, क्योंकि 2012 से मीडिया में एक बदलाव आना शुरू हो गया था। 2012 में मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देने लगी थी। 2012 से पहले मीडिया में एक सेट ऑफ पैटर्न था। एक एनडीटीवी चैनल था, उस एनडीटीवी चैनल के बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई जो है वो मठाधीश पत्रकार थे, एनडीटीवी मठाधीशी थी। एनडीटीवी में जो राजदीप ने कह दिया, जो बरखा ने कह दिया, देश के लिए वही खबर होती थी। और वो वही लोग हैं जो कहते थे, यही राजदीप और ये बरखा है जो कश्मीर में जाके कहते थे कश्मीरियों की आवाज दबाई जा रही है, इंडियन स्टेट जो है वहां पर जो है कश्मीरियों की आवाज दबा रहा है। उनके लिए राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट, कश्मीरी पंडितों के लिए बोला था कश्मीरी पंडितों के लिए, एग्जैक्टली कश्मीरी पंडितों पे जो बरखा की रिपोर्ट, शोषण किया है। शोषण किया इन्होंने, वहां पर मुसलमानों का शोषण किया, इसलिए खिलाफ हो गए। सोचिए कि भाई ये लोग जमींदार थे, इन्होंने शोषण किया इसलिए खिलाफ हो गए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसलिए आ गया, तो ये पश्चिम का कॉन्सेप्ट। लेकिन भारत में तो देश के लिए काम करना, मुझे लगता है हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ 2012 के बाद, और 2012 के बाद ये जो नेशनलिस्ट धारणा हर जगह, राजनीति से लेकर के पत्रकारिता में और हर जगह पर आई, उसका असर पत्रकारों को भी दिखा, और मीडिया में क्योंकि मठाधीशी टूटी। और मैं इसके लिए यहाँ पर मैं एक और नाम ले देता हूँ। मैं मानता हूँ कि उसके लिए मैं मानता हूँ अर्नब गोस्वामी का हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एक धारा को तोड़ करके, क्योंकि वो उसी एनडीटीवी से निकला था, और उसने उनकी जो धारा थी उसको चुनौती दी, तो वो आया। फिर उसके बाद बाकी पत्रकार आए, तो जैसे ही ये एक पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ और इसने नेशनलिस्ट बात करनी शुरू की, देश की बात शुरू करने की, तभी ये गोदी मीडिया आया। तभी इन लोगों के जो लोग कुंठित थे, जिनको लगा ये हमको चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने इनको जो है तुरंत गोदी मीडिया नाम दे दिया। तो ये नेशनलिस्ट धारा पहले भी थी, अब जो है स्ट्रांग हो गई है, और क्योंकि पब्लिक सपोर्ट है अब क्या है, इसमें एक बड़ा बदलाव जो है सोशल मीडिया के आने से हुआ। देखिए, मेरे जैसा पत्रकार शायद जो है इतने खुलकर बोलने की हिम्मत ना करता, अगर मेरे पीछे सोशल मीडिया के रूप में इस देश की आम आवाम की ताकत ना खड़ी होती। मुझे क्या पता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मैं अपना आया, मैंने टेलीविजन खोला, मैं अपना कैमरे के सामने बैठा, मैंने 1 घंटे का अपना न्यूज किया, प्रोग्राम किया, चला गया। मुझे नहीं पता पब्लिक क्या रिस्पॉन्स दे रही है। सोशल मीडिया आने से ये समझ में आया कि पब्लिक इस भावना के साथ है। सोशल मीडिया आने से, हालांकि सोशल मीडिया पे गाली भी मिलती है, जब हम प्रोग्राम करके आते हैं तो नीचे प्रोग्राम के जहां पर हम लोग एक वीडियो डालेंगे, उसके नीचे 4 तुरंत धड़ 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 कमेंट आते हैं, अरे ये तो दलाल है,
अरे ये तो फलाना है, अरे ये तो ढिमकाना है। अच्छा, वो जो करते हैं कमेंट, वो बिल्कुल वही लोग होते हैं जो डेली आते हैं। वो वही है डेली, और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप क्यों। लेकिन उन 4 लोगों के नीचे 400 लोगों के कमेंट होते हैं, और वो 400 लोग हिंदुस्तान की आवाज होते हैं, और वो 400 लोग आपको ताकत देते हैं। और ये जो ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है, पब्लिक की ताकत है। पब्लिक ने उससे लगा कि यार ये भावना है। और अभी प्रखर ने जिक्र किया 1992 का, जब ये ढांचा गिरा। मैं 1992 में वहां पर अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहा था, और मुझे आज भी याद है वहां पे उस वक्त जो है कार सेवकों को, जो वहां पर राम की सेवा करने गए थे, उन कार सेवकों को बदनाम किया गया। उन कार सेवकों की कैसे गलत से गलत, विदेशी चैनलों का उसमें हाथ था, विदेशी खासकर चैनलों का हाथ था, ज्यादा। विदेशी चैनलों का हाथ था। वहां पे बाकायदा क्या हुआ कि कुछ कुछ कार सेवकों, सर मैं एक में यहाँ पे रोकूंगा। अभी करण थापर का एक पुराना वीडियो देख रहा था, क्योंकि ओपन माइक है तो हम तो ये बातचीत बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो करण थापर का मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था यूट्यूब में। तो वो उसकी जो पूरा शो, जो अब वो मानो किस आईटीवी या किसी उसके लिए प्रोडक्शन के लिए बना रहे थे शायद, उस समय वीएचएस कैसेट वगैरह होते थे पुराने में, आपको जो पुराने लोगों ने मालूम होगा, उसमें वो चलता था। तो उसकी जो रिपोर्टिंग थी, जो उसकी महिला रिपोर्टर थी, अभी भी शायद मुझे कई जगहों पे दिखाई देती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो था, लेकिन वो करण थापर का प्रोडक्शन, शायद करण थापर ही उसकी एंकरिंग कर रहे थे। उसमें पूरा बता रही है कि कैसे कार सेवकों ने महिला रिपोर्टर्स के साथ छेड़खानी करी, किस तरह से वो मारा, कैमरे छीन लिए, कैमरे तोड़ लिए। तो ये नैरेटिव, ये जो करण थापर आज जो चला रहे हैं, ये हैबिचुअल है। ये भी ये 1992 में भी यही काम कर रहे थे। बिल्कुल तो यही जो आप सब- बोल रहे हैं, तो क्या आप तो चश्मदीद थे, आपने क्या देखा? मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ प्रखर, मैंने वहां पर ये देखा। एक घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। हुआ क्या कि वहां पर एक जर्मन पत्रकार था। हाँ। उस जर्मन पत्रकार, क्योंकि वहां पर कैमरे टूटे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच है। लेकिन कैमरे क्यों टूटे थे ये नहीं जानता कोई। हुआ ये था, मैं भी वहां पर था। मैं जब मुझे पता चला कि कार सेवक ढांचे में चढ़ गए, तो मैं धीरे धीरे वहां बढ़ा, जहां जहां पर ये ढांचा गिराया जा रहा था, बिल्कुल पहुंच गया। वहां पर मैंने देखा कोई कैमरा पर्सन नहीं था, कोई कैमरामैन नहीं था। तो मैंने कुछ 2-4 फोटो ली। उसके बाद मेरा किसी ने कंधा पकड़ा। उसने बोला क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, फोटो खींच रहा हूँ। उसने बोला यहाँ से तुरंत भाग जाओ, अभी सबके कैमरे टूटे, पिटाई हुई है, तुम्हारी भी पिटाई होगी। अब मुझे लगा यार मैं अकेला खड़ा हूँ, तब मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने लोगों से पूछा। हुआ ये था 1990 में, जब कार सेवकों को पकड़ पकड़ के घर से खींच के गोली मारी गई थी, जिसमें कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी। दरअसल 1990 में जिन लोगों ने मस्जिद के ऊपर या उस ढांचे के ऊपर भगवा लहराया था, उनको कोठारी बंधुओं में से, उनको फोटोग्राफ से आइडेंटिफाई करके 2 दिन बाद पुलिस घर से निकाल के, घर से खींच के मारा था। उन्होंने जो देखा कि जो तस्वीर में था, उसको घर से खींच कर मारा था। वो 2 दिन पुरानी घटना के बाद मारा गया। इसलिए उस दिन कार सेवकों ने तय किया था कि कैमरे में नहीं आना चाहिए कुछ भी, और इसलिए उन्होंने ये सब जो है कैमरे वैमरे हटा दिए। तो मुझे भी रियलाइज, मैं चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये देखा, जो अगले दिन खबर ये आई कि एक जर्मन पत्रकार था, वो गिर पड़ा, और वो गिरा, उसको चोट आई। उसको कार सेवकों ने उठाया, उठाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसके खून निकल रहा था। दिल्ली के मीडिया ने खबर छापी कि इसके ऊपर कार सेवकों ने हमला किया, और कार सेवकों ने इसका पर्स निकाल लिया जेब से। अब उसके बाद सच्ची खबर क्या थी? बाद में 2 दिन बाद उस विदेशी पत्रकार ने कहा कि मेरा पर्स कहीं गिर गया था, लेकिन वो गिरा था क्योंकि मुझे लोग उठा के ले जा रहे थे, गिर गया मेरा पर्स। लेकिन 2 दिन बाद मुझे कार सेवक आया, और उसने मुझे वो मेरा पर्स लौटा दिया और कहा कि आपका पर्स गिर गया था, उसमें एक-एक पैसा इंटैक्ट था। ये खबर किसी ने नहीं छापी, ये खबर किसी ने नहीं छापी। दुख इस बात का, तो उस तब से लेकर अब तक जो है, हिंदुओं को गाली देना, देश के खिलाफ बोलना, ये जर्नलिज्म में, मीडिया में एक आदत हो गई, और उसके कारण लोगों की रोजी रोटी चलने लगी, और ये सब चीजें खत्म हो गई। ये क्या हुआ? मैं आपको थोड़ा, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ, मेरा प्रिय विषय इतिहास है और पत्रकारिता के इतिहास की बात करता हूँ। जब तक चाचा नेहरू को दिन में एक आध बार याद ना कर लूँ ना, तो मेरा जो खाना वाला खाना पछता नहीं चाचा नेहरू का, जब तक ये हाँ, एक हाथ तो आज भी चाचा नेहरू को याद करने का दिन अब आ गया है। तो देखिए, जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता और भारत की हमने बात की, अशोक जी ने बताया कि आज़ादी के पहले किस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। हम सबको मालूम है, सब देश के सारे बड़े नेता जो थे, भले ही वो बैरिस्टर थे, वो बाहर से पढ़ के आते थे, लेकिन अखबारों में लिखते थे। चाहे वो गांधी जी ने हरिजन अखबार शुरू किया हो, चाहे वीर सावरकर के अखबार हो, चाहे अन्य नेताओं के अखबार हो, तो हर दोहरा के हर दौर के लोगों ने अखबार छापे, पैम्पलेट छापे। पैम्पलेट छापना भी एक तरह से पत्रकारिता ही थी उस दौर में। लेकिन आज़ादी के बाद जब जब राहुल गांधी जब निकलते हैं, और ये बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस मंच पे, कि जब राहुल गांधी निकलते हैं तो क्या कहते हैं
कि संविधान बचाना है तो उनको हरा दो। संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लाल किताब संविधान, जाने कौन सी लाल किताब होती है संविधान की लेकर घूमते हैं वो। असल में हमको ये पता करना चाहिए, हम जैसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि भारत में संविधान बदलने की शुरुआत किसने की थी। यह राष्ट्रवादी पत्रकारिता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे उठा रहा हूँ। भारत में जो पहला संविधान संशोधन आता है, जब भारत का संविधान बनता है 26 जनवरी 1950 को, उसके महज 13-14 महीने बाद पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान को बदलने की शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या था वो संविधान संशोधन? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जुड़ा हुआ वो था। और 5 जन और ऑर्गेनाइजर, उस समय जो संघ के मुख्य पत्र होते थे, उन्होंने एक सीरीज छापी थी। और क्या थे वो 5? के.आर. मलकानी साहब संपादक थे अशोक जी उसमें। आप भी, और ये बता दूं कि 5 जन में अशोक जी ने भी काम किया है। तो आपके जिस पत्रिका में काम करते थे उसके संपादक के.आर. मलकानी साहब। तो के.आर. मलकानी साहब ने 5 आर्टिकल की एक सीरीज ऑर्गेनाइजर में लिखी थी, जो संघ, आप उसको संघ का मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर हिंदी में 5 जन के नाम से आता है वो। उस 5 अखबार जो आर्टिकल की सीरीज थी, उसमें आर्टिकल थे कि जो लियाकत और नेहरू समझौता हुआ है वो राष्ट्रहित में ही नहीं है और हिंदू समाज के लिए घातक है। और उसके उन्होंने बुराइयां लिखी कि इसमें ये पॉइंट जो है वो गलत है, ये करने से ये नुकसान होगा, हिंदुओं का नुकसान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में होगा, और सरकार को ये सलाहें हमारी तरफ से, जो एक पत्रकार का काम होता है। के.आर. मलकानी के इन 5 आर्टिकल जो ऑर्गेनाइजर में छपे, इसको लेकर संघ, उस पत्रिका पर बैन लगा दिया गया कि भैया ये तो सरकार विरोधी और समाज को भड़काने वाले काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब तक संविधान बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हो चुका था हमारे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जन ऑर्गेनाइजर के पक्ष में फैसला दे दिया मलकानी जी के आर्टिकल पे। तो नेहरू घबरा गए। वो नेहरू जिन्हें हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का लंबरदार, धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार, उन्होंने सबसे पहले घबराए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच से, पत्रकारिता से, राष्ट्रवादी पत्रकारिता से। वो संविधान संशोधन लाकर उन्होंने जो है वो पहला संशोधन किया, और बोलने की जो तरीके थे, जो पत्रकारों को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जो पहला गला घोटा गया है, वो 5 जन और ऑर्गेनाइजर के साथ किया गया। और आजादी के महज 4 साल बाद, संविधान बनने के 13-14 महीने बाद, जिसको हम पहला संविधान संशोधन कहते हैं, और उसके बाद लगातार नेहरू सरकार जो है, हम लोग कहते हैं ना नेहरू को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मसीहा, वो किस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारों को कुचलते थे, इसके मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। एक हांगकांग में पीटीआई का पत्रकार होता था, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी समाचार एजेंसी, आज भी प्रिंट की नंबर 1 समाचार एजेंसी है। तो उसका पत्रकार जो था वो हांगकांग में तैनात था, भारतीय मूल का था। वो चीन के खिलाफ खबरें भेजता था। तो नेहरू को चीन बड़ा पसंद था, चीन प्रेम में वो अंधे थे। उन्होंने पीटीआई के संपादक को बोलकर उस व्यक्ति का ट्रांसफर करवा दिया, और लोग तो कहते हैं नौकरी भी चली गई उसकी। ऐसे दुर्गा दास, कोई भी कहे कि खुशवंत सिंह भारत के महान पत्रकार थे, कुलदीप नैयर थे, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, रामनाथ गोयनका को कोई मानता है, मेरा मानना है दुर्गा दास से बड़ा पत्रकार भारत में ना हुआ है और ना शायद होगा। वो ऐसे पत्रकार थे जिनसे गांधी नेहरू सलाह लेते थे, जिन्ना भी सलाह लेते थे, वो इतने बड़े पत्रकार थे। तो नेहरू पे उन्होंने खबर छाप दी, कुछ कांग्रेस से रिलेटेड, राष्ट्रवादी पत्रकार थे सर वो। उन्होंने छापी कि नेहरू जो है वो अगला जो उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो उनकी बेटी इंदिरा गांधी होगी, और ये बात कांग्रेस के नेता मुझसे कहते हैं। उन्होंने सूत्रों के आधार पे खबर छापी। हर पत्रकार को सूत्रों के आधार पे खबर छापने का अधिकार है। तो उनके सूत्र थे रफी अहमद किदवई और पंत साहब, जीवी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय होते थे। इन दोनों ने उनको कहा था कि हमारा नंबर नहीं आएगा, नंबर तो इंदिरा गांधी का ही आएगा। उन्होंने खबर छाप दी। तो नेहरू ने उनको बुलाकर दुर्गा दास को जलील किया, बोलो कि अपने सूत्र बताओ, तुमने खबर किसके कहने पर छापी, कौन कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात कह रहा है कि मैं इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला हूं। तो ये पत्रकारों को दबाना, पत्रकारों को ट्रांसफर करवाना, अखबारों पर विज्ञापनों के माध्यम से दबाव डालना, ये सब नेहरू ने शुरू किया। देखिए ऐसा है, और ये अब आप बातें करते हैं कि 2014 के हाँ। बाद तो गोदी मीडिया और ये तो कौन सब पहले भी हो रहा था। ये देखिए एक चीज है, इस बात को समझिए, पहले भी हो रहा था, लेकिन उसका प्रतिकार, क्योंकि मैं मानता हूं ना, जब समाज जैसा होता है वैसा ही होता है, वैसा ही हमारा मीडिया भी होगा, वैसे ही सब कुछ होगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि इस देश में हुआ क्या। इस देश में दरअसल आजादी के बाद, हम सब जानते हैं इस बात को, छुपी हुई बात नहीं है, कि कांग्रेस ने जो इंटेलेक्चुअल जो पूरा फील्ड था वो वामपंथियों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा बाकी सब हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था हमारे पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं, और लेफ्ट के साथ उनका एक अघोषित समझौता था। तो उन्होंने सारा लिखत पढ़त इतिहास लिखने का काम,
मीडिया का काम, अखबार चलाने का, ये सब लेफ्ट लेफ्ट को दे दिया। अब जब लेफ्ट के हाथ में सब एजुकेशन भी दी थी। हाँ, उनको दे दिया सब कुछ उससे। अब जब वहां पे था तो वो लोग तो, जब चीन और भारत का जब कोई विवाद होगा तो ये लेफ्ट के लोग किधर जाएंगे? क्या भारत के साथ रहेंगे? ये तो चीन के साथ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 2000, हम पत्रकार बदले इसलिए हैं क्योंकि पब्लिक बदली है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इस देश में लोगों के अंदर जो है ना, भारत को लेकर, भारत भूमि को लेकर एक नई तरह की जज्बात फिर से लोगों के उमड़े हैं। उसका श्रेय किसको आप देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गए तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका कार्यक्रम था, और वहां की एक बड़ी बदनाम घटना है, वो राजदीप सरदेसाई के साथ वहां पर जो है, हाँ, राजदीप सरदेसाई के साथ वहां पर लोगों के हाथापाई हुई। अब हुआ क्या कि वहां पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर राजदीप सरदेसाई नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर घूम रहे थे। अब वहां पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वो फोटो लेकर घूम रहे थे और सबसे पूछ रहे थे, अमरीकियों से पूछ रहे थे, डू यू रिकॉग्नाइज दिस मैन? तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे इसको ऐसा समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं कमला हैरिस की तस्वीर हैं। लेकर हाँ, जयपुर के पास कहीं घूम गया, उसको आप पहचानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 में से 50 लोग नहीं पहचान नहीं पाएंगे पहचान- कमला हैरिस को। तो वो इस तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें कुछ भारतवंशियों ने विरोध किया और उनका फिर उसके बाद राजदीप के साथ झगड़ा हुआ। खैर ये सब चीजें हुई, मैं वहीं पर था हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप सोचिए हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो कितना वाइज है, इस बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हम लोग जब वहां से अमेरिका से वापस लौट रहे थे, मेरी फ्लाइट मुंबई से थी। मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं अंदर घुस रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड, नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस का आदमी नहीं, उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे बोला, अरे आप तो अमेरिका से आए हो ना प्रधानमंत्री? मैंने कहा हाँ। तो बोले, सर आप लोग तो मीडिया वाले हो, आप लोग राजदीप सरदेसाई को जानते होंगे। मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो बोले, उनको बोलो, राजदीप सरदेसाई को बोलो कि भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का विरोध करना करें, कम से कम विदेश में जाके भारत की नाक तो ना कटाएं। अब एक गार्ड को पता था कि अमेरिका में एक पत्रकार को कम से कम भारत को बदनाम करने वाली पत्रकारिता नहीं करनी है। तो ये जब मैंने राजदीप सरदेसाई को ट्वीट करके लिखा, मैंने कहा मुझे गार्ड ने बताया, आप तक संदेश पहुंचाना था। राजदीप सरदेसाई ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये मैं इसलिए बताया कि देखिए आम आदमी में जो भाव उमड़े ना, हम लोग वही दिखाते हैं जो समाज जिस तरह का होता है। आज अगर समाज में एक चेतना जागृत हुई है देश के प्रति, तो वो चेतना यहाँ पर भी मीडिया में दिखाई देगी। आप लोग हिम्मत देंगे तो हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। बड़े सारे यूट्यूबर हैं, अब मैं यहाँ यूट्यूब की बात करता हूँ, बड़े सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूबर आज देश के लिए, मतलब अच्छा अभिषेक यहाँ बैठे हैं और भी बहुत, वो लोग जो बना रहे हैं, उनको ताकत कौन देता है? आप जैसे लोग देते हैं ना। अगर आप लोग उनके चैनल को देखेंगे नहीं, उनके कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर उनको ताकत कैसे मिलेगी? और लेकिन ये जो दूसरी तरफ वाले हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपको मालूम है किनका मैं जिक्र, इनके मिलियंस में फॉलोअर हैं। लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा, इनके वीडियोस के जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो हिट्स आते हैं, उसमें आधे से ज्यादा भारत के बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, टर्की से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। तो ये व्यूअर कौन है? ये वो हैं जो भारत को बढ़ते नहीं देखना चाहते। तो ये सारी चीजें समझिए कि भारत बदला है और उसका असर मीडिया में भी साफ तौर पर दिख रहा है हमको। मुझे लगता है कुछ सवाल है क्या? सवाल हम ले लेते हैं। मैं सवाल जी। अच्छा, संजय सर का मैं रूल भूल गया था, लिखित में ही सवाल होगा। सर ये आप पढ़िए सर। हाँ, ओके। मालिकाना प्रकार को नियंत्रक बनाने का उपाय है, लकी शर्मा। नहीं नहीं, आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप कैसे नियंत्रित करोगे? कोई कहीं से अगर कुछ कर रहा है तो फिर आप, अब तो यूट्यूबर भी हैं जिसमें लिफाफा पत्रकारिता में शामिल है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारे लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया था, और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय बुलाती है और बहुत सारे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करती है, पत्रकारों को सब्सक्राइब करती है, उनको महीना बांधती है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, ये नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि अगर सार्वजनिक रूप से, जैसे मेरी बात से बहुत सारे, अमिताभ जी ने वहां कहा कि भाई सबको पता है कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं सार्वजनिक होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं पत्रकारों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए और उनका एक एक डिटेल पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते किसी भी अब तरह। ये संदीप बालाकृष्णन जी आ चुके हैं और इनका खतरनाक सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, सवाल अब अशोक जी से पूछेंगे। मैं एक सवाल जल्दी से पढ़ दूं। द मीडिया विच इज एंटी इंडिया कम्स अप विद इन ए न्यू प्रोपेगेंडा एवरी अदर डे,
shamelessly, how do we can limit their reach as they have a neutral following? केवल देसाई जी का ये अहमदाबाद से जी, केवल जी का सवाल है, पता आप बोलना चाहेंगे? देखिए तरीका यही है, आप देखेंगे वो चलेंगे। आप कई बार क्या होता है कि आप किसी से बहुत नफरत भी करते हैं, पसंद भी नहीं करते, तो भी उसके व्यूज बढ़ाते रहते हैं आप। और आप जो है कई बार हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने ट्विटर पे डाला कि केवल आप ही हो ना, आपसे मिले थे हम थोड़ी देर पहले, तो जैसे हमने किसी ने XYZ जर्मनी से बैठा हुआ है, उसने अपना ट्वीट किया और वो क्या कर रहा है, उसने यूट्यूब लिंक भी डाल रखा है, आपने उसको गाली बकते हुए या मतलब माफ कीजिएगा, मतलब आपने उसको उसका विरोध करते हुए आपने अगर उसको रीट्वीट कर दिया तो भी आपने उसकी रीच बढ़ा दी। देखिए लेफ्ट साइड का जो भी बंदा होगा वो क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट बनाएगा और फिर उसके विरोध में लिख के उसको आरटी करेगा। तो वो आपको जानते हैं कि आपकी रीच नहीं बढ़ाना, लेकिन हमारे भोले लोग हैं, वो रीच भी बढ़ा देते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि जो एंटी इंडियन बातें कर रहा है उसको आप रोकिए। आप नहीं, पहले नहीं, पर प्रखर मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ हर एक के लिए मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे डिंचक पूजा भी फिल्म सा वो बिग बॉस पहुंच जाती है गाने गाकर। तो अगर डिंचक पूजा के गाने सुनने वाले लोग इस देश में हैं, तो इन पत्रकारों को भी सुनने वाले लोग होंगे इस देश में। आज भी अगर इस देश में आप राष्ट्रवादी सरकार कह रहे, कुछ भी कह रहे, कितने परसेंट वोट से आती है? 38%। इसका मतलब 60% लोग हैं जो आज भी ऐसे हैं। तो इसलिए इस देश में आप उनको रोक नहीं सकते, और इनके पास विदेशी फंडिंग भी है, इनके पास विदेशी व्यूअरशिप भी है, और इनके पास एक सिस्टम भी है जो विदेशों से इनको बूस्ट अप करता है। तो इनको नियंत्रण हम नहीं कर सकते। हाँ, हम जितना लिमिट करने की अपनी कोशिश कर सकते हैं, जितना एक्सपोज कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अब आप देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, उनका आप यूट्यूब चैनल उठाकर देख लीजिए, हर दूसरे दिन वो झूठ खबर दे रहे होंगे। अभी उन्होंने बना दिया महाराष्ट्र में खेल हो गया, उसके पहले वो हरियाणा में रोज खेल करवा रहे थे, उसके पहले 24 में करवा रहे थे, उसके पहले 19 में 2019 में खेल करवा दिया कि अब मोदी गए। उसके बाद 19 से लेकर 24 तक 36 बार अब मोदी गए, 24 में अब मोदी गए, हरियाणा में अब मोदी गए, उसके बाद अब जो है महाराष्ट्र में मोदी गए। लेकिन फिर भी लोग उनके व्यूअर बढ़ रहे हैं, जबकि लोगों को पता है इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो लिमिट करना बड़ा मुश्किल है, सिस्टम उनका है। सिंपल सा सवाल प्रधान व्यक्ति हम तो सवाल पूछ रहे हैं, उनका वो नाम है संदीप बालाकृष्णन। बहुत ही सिंपल सवाल है आपका दोनों में सवाल से सिंपल हो ही नहीं या- सकता। नहीं नहीं बहुत सिंपल है। चलिए पत्रकारिता का ज्ञान का संपत्ति और सत्य का भंडार का नाम आपने लिया अभी 5 मिनट पहले, श्री 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 राजीव सरदेसाई। उस आदमी को यहाँ से दूर न्यूयॉर्क तक जाने का टाइम है, वो एक्साइटमेंट है, जो भी है। लेकिन 2011 में या 12 में असम कोकराझार जब वो दंगे करवा रहे थे मुसलमान, वो जो भी है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा, है, सो पूरा एक हफ्ता, तब आई थिंक ही वाज इन CNN IBN तब हाँ। का, पूरा एक हफ्ता उसका उसके बारे में एक शब्द भी उसका टीवी में नहीं आया। एंड व्हेन ही वाज काउंटर्ड ऑन सोशल मीडिया, यू नो व्हाट एक्सक्यूज ही गिव्स, ही सेज टिरेनी ऑफ डिस्टेंस। सो दिल्ली से असम कितना दूर है? देखिए सबसे बड़ी बात ना, दिल्ली से न्यूयॉर्क कितना दूर है? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उस समय अब तो क्या हुआ कि अब बहुत सारी चीजें संदीप आप चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था कि ये बहुत इसके गंभीर आपने बात कही है, क्योंकि देखिए मैं टीवी में काम किया हूँ, न्यूज चैनल में, तो मैं क्योंकि सर ने दूरदर्शन में काम किया 22 साल, तो दूरदर्शन TRP के पीछे नहीं भागता है। ये दूरदर्शन की बहुत अच्छी बात है, और मैं दूरदर्शन में आके बड़ा इस माने बड़ा अच्छा लगता है कि हम TRP की अंधी रेस में नहीं है। लेकिन मैंने TRP की अंधी रेस लगाई है। तो उसमें क्या होता था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते थे, जो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उसमें हिंदी चैनल का फोकस उन्हीं पे रहता था। और जो जहाँ पर हिंदी भाषा प्रमुख भाषा नहीं है, जैसे साउथ जहाँ से आप आते हैं, साउथ हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया या बंगाल हो गया, यहाँ पर अंग्रेजी चैनलों का फोकस होता था। जाहिर तौर पर असम उनके लिए एक बहुत बड़ा TRP सेंटर रहा होगा, क्योंकि CNN IBN अंग्रेजी चैनल था। जाहिर तौर पर ऐसे में अगर वो असम की इतनी बड़ी खबर छोड़ते हैं, तो इंटेंशन पर सवाल उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। मैं TRP के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि TRP के लिए काम होता है चैनल में। तो असम की खबर छोड़ देना या बैंगलोर की खबर, क्योंकि साउथ की खबर या नॉर्थ ईस्ट की खबर यहीं से ब्रेड बटर चलता है अंग्रेजी चैनलों का, तो ये इस खबर को छोड़ देना कहीं ना कहीं शंका तो उत्पन्न करता है। आपका सवाल जायज। आप वहां तक पहुंच गए, मैं आपको 2 दिन पहले की घटना लेकर आ जाता हूं। अभी एक बच्ची किसी संजू से मिलती है, करवा चौथ का व्रत रखती है संजू के लिए, वो संजू सलीम निकलता है, और करवा चौथ का व्रत रखने के कारण और उसको वो प्रेग्नेंट कर देता है, और उसके बाद जब वो जाती है कि शादी कर लो, तो वो संजू असली में सलीम निकलता है और उस लड़की की हत्या कर देता है। ये खबर आपने कितने चैनल पे देखी,
कितने चैनल पे देखी? क्या ये लव जिहाद जिस तरह से चल रहा है, और आप सोचिए करवा चौथ के दिन एक लड़की जो है, उसके मन में क्या भाव रही होगी, कितना उसका प्यार था, पवित्र था नहीं था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी देखिए कि वो बिना शादी किए उसके बच्चे की मां बन गई उस संजू वर्सेस सलीम के, और उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन वो सलीम उसी दिन करवा चौथ वाले व्रत के दिन उसको उसका गला घोट के मार के उसको 4 फीट नीचे जमीन में दफन कर देता है। ये खबर आपने कितने मीडिया पे देखी, क्यों चर्चा नहीं हुई? रवीश कुमार कहते हैं गाजा के बच्चों के लिए देश को आवाज उठानी चाहिए, गाजा के बच्चों के लिए। लेकिन भारत में जिन बच्चों का रेप होता है, भारत में मदरसों में जिन बच्चों का रेप होता है, उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठाते? मैंने एक बार स्टडी किया था, एक दिल्ली की मस्जिद में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ। वो बच्ची पानी पीने गई थी, मस्जिद में रेप हुआ। मैंने उसके बाद उस खबर को मैंने कहा जरा सर्च करता हूं। मैंने वायर पे, क्विंट पे, इन तमाम जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, मैंने इस पे सर्च करना शुरू किया, इन पर एक खबर नहीं थी ये। और अगर खुदा ना खास्ता ये किसी मस्जिद में हुआ होता, तो ये सोचिए कि ये सीरीज ऑफ खबर चलती। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है हिंदुस्तान में। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग पसंद करते हो। अच्छा आज अशोक जी, एक एक छोटी सी बात, ये इसलिए नहीं होता कि आप लोग पसंद करते हो, और हमको उनको नियंत्रित भी नहीं कर सकते। आप ओप इंडिया की आप क्लिक देखिए, कितने उनको देखते हैं, वायर पे कितने देखते हैं। वायर को पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन उसके पास फंडिंग कितनी है, उनके पास पैसा कितना, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वायर जो छापेगा वो पैसा लेके छापेगा, और उसके बाद उसको न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट छापेगा, और वो एक नैरेटिव बन जाएगा। पैसे के लिए कर रहे हैं वो, आप देखें ना देखें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक जी, जैसे हम टीवी में बैठते हैं ना, तो हमारे पास एक टॉक बैग लगा रहता है हमारे कान में। जब हम एंकरिंग कर रहे हैं तो कान में एक हमारे कमांड मिल रही होती है, और कमांड हमें बार बार बता रही होती है कि समय खत्म हो रहा है। हाँ। क्योंकि आज हमारे कान में लगा हुआ नहीं है, तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा, और आपको कमांड नहीं मिल रही, ऊपर से जो 2 टुक में मिलती है कि अशोक जी वाइंड अप करो, समय हो रहा है, 10 बज गए हैं। लेकिन उस सामने से मैम हमें बार बार इशारा कर रही है। आज हमारा पैनल प्रोड्यूसर कोई नहीं है, गौरव और जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर होते हैं, तो तुमुल वगैरह आज हमारे साथ नहीं है, गौरव नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन मैडम आज हमारे पैनल प्रोड्यूसर की जगह आ गई है और उन्हें इशारा कर रही है, wind up करो। मैं बता दूं मैडम, मैं वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं बता दूं वहां मुझे प्रोड्यूसर भी कहते हैं, तो भी मैं 2 मिनट और कैरी कर लेता हूं। मैं जल्दी से कुछ सवाल बताते हैं, 1-1 मिनट में इनका। हाउ नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट अरुण शौरी बिकम सपोर्टर ऑफ एनडीटीवी प्रणव राय एंड इंडियन एक्सप्रेस बिकम्स स्पोक्स पर्सन ऑफ लेफ्टिस्ट? देखिए, ये सवाल बहुत ही ये सवाल ये जो है सवाल मेरे को लगता है, हरिकिशन जी का है। हाँ, ये सवाल मुझे इसलिए मैं अशोक जी आपकी तरफ क्षमा करूँगा कि आपकी तरफ पहुँचे, क्योंकि आपने अरुण जी के साथ काम किया, अरुण शौरी जी के साथ। मैं आपको बता दूँ कि पांचजन में अरुण शौरी एक कॉलम लिखते थे। चूँकि वो हिंदी में इतने फ्लुएंट नहीं थे लिखने में, तो अशोक जी के साथ चर्चा करते थे, लंबी 1 2-3 घंटे की हर हफ्ते, और फिर अशोक जी उसको भाषा उसमें पिरोकर उसको पांचजन के लिए तैयार करते थे। तो मुझे लगता है कि अशोक जी लंबे समय तक अरुण शौरी जी के साथ अशोक जी ने काम किया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब देखिए, अरुण शौरी जी बहुत बड़े महान पत्रकार, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं, मुझे उनका सौभाग्य मिला, मुझे वो बहुत प्यार करते थे, मैंने उनके साथ काम किया, और वो बिल्कुल नेशनलिस्ट व्यक्ति थे। नहीं थे क्यों? थे क्या, मतलब नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं, उनकी किताबें, उनका सब। मुझे लगता है कहीं न कहीं क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ कई बार हावी हो जाती है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ कई बार हमको, अब इसमें अरुण शौरी जी का नाम ले सकते हैं, वो मंत्री रहे। जब वो, आपको सही बताऊँ, मैं ये भी मैं आज खुलासा करता हूँ, जब उनको पहली बार वाजपेयी सरकार में आने का मौका मिला था, जब उनको कहा गया पॉलिटिक्स में आ जाओ, अरुण जी ने, मैं बहुत छोटा था, यंग पत्रकार, मेरे से उन्होंने पूछा कि अशोक, क्या मुझे राजनीति में जाना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा, सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर अवसर मिल रहा है तो आप जाइए, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो अरुण शौरी जी ने तब मुझे कहा था, मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त होगी कि मैं वही करूँगा जो मेरे मन में होगा। और उन्होंने अपने मन की बात करी, और वाजपेयी सरकार में उनको बहुत आज़ादी मिली। लेकिन मुझे लगता है, वाजपेयी सरकार की आलोचना भी हुई, आलोचना भी एग्ज़ैक्टली उस पर। पर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी कुछ व्यक्तिगत, जब उनको साइड में किया गया, साइडलाइन लगाया गया, तब तक वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच गए थे, जहाँ उनको शायद लग रहा था कि उनके साथ गलत हुआ। तो उसकी वजह से वो अचानक उनमें परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी बड़ा शॉकिंग था। मैंने उनको बड़े करीब से देखा था। और इंडियन एक्सप्रेस में तो पूरी की पूरी धारा जो है, रामनाथ गोयनका जब तक थे तब तक ठीक था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस तो कहाँ का कहाँ चला। नहीं, मैं तो सर इससे भी सहमत नहीं हूँ। हाँ। देखिए, इसलिए सहमत नहीं हूँ कि देखिए, ये बहुत गलतफ़हमी है रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के। 77 में उन्होंने, और जब इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस ने ये कर दिया था। इन्हीं अरुण शौरी को किसने निकाला था इंदिरा गांधी के कहने पे?
कुलदीप नैयर को किसने निकाला था इंदिरा गांधी के कहने पे? यही रामनाथ गोयनका थे ना, जो बाद में उन्हें 80 के बाद जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आई, तो इन्हीं रामनाथ गोयनका ने हथियार डाल दिए उन्हीं इंदिरा गांधी के सामने, और 2-2 संपादक की नौकरी खाली। तो ये सब कहने की बातें हैं कि रामनाथ गोयनका ये थे वो थे। अब ठीक है, जिस तरह का अवार्ड उनके नाम पे बट रहा है, जिस तरह के लोगों को मिल रहा है, सही लोगों को मिल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है 2, और वो तो प्रखर ही जवाब देंगे क्योंकि हेराम के लेखक हैं और दोनों सवाल गांधी जी को लेकर हैं। चाचा नेहरू और गांधी जी इन्हीं के ज़िम्मे रहते हैं। तो पहला सवाल है, गांधी जी वाज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ही रिमूव्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पटेल एंड बोस। वाज़ ही एक्टिवली हेल्पिंग ब्रिटिशर्स? वीरेंद्र जी का सवाल है। दूसरा सवाल है, मेनस्ट्रीम मीडिया में नेहरू की आलोचना होने लगी है, लेकिन गांधी जी की आलोचना से परहेज क्यों? राष्ट्रवादी पत्रकार और राजनेता भी आलोचना से बचते हैं। देखिए, जो पहला सवाल एंटी डेमोक्रेटिक कहने का है, तो गांधी जी के कई ऐसे, सिर्फ 2 ये पटेल और नेहरू ही नहीं, पटेल और सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ऐसे कई उनके किस्से हैं, कई उनके जीवन के ऐसे पल आते हैं जहाँ पर बहुत रिजिड हो जाते हैं। और वो ये हमेशा ये सोचते थे कि जो मेरा रास्ता है वही सही रास्ता है, और ऐसे कई फैसले उन्होंने कांग्रेस में लादे, और ऐसे देश पे कई फैसले उन्होंने लदवाए भी। तो ये गांधी जी के बारे में ऐसी, चूंकि आज विषय गांधी जी नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो सवाल है गांधी की एक जो बुराई है, उसमें कई बार तो उनके समर्थकों ने कहा बातचीत में कि आपका तानाशाही रवैया है, ये गांधी के मुंह पे भी उनके समर्थक कहते थे। और गांधी को ये लगता था कि वो जो सोचते हैं वही सही तरीका है, और कई इलॉजिकल बातें भी उन्होंने कही कि अगर स्त्री का बलात्कार हो रहा है तो जबान में दांतों के बीच में जबान दबा के मर जाना चाहिए। ये गलत भी है नैतिक तौर पर, और ये मेडिकली संभव भी नहीं है। लेकिन कहा उन्होंने, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। रही बात आलोचना की, तो देखिए, आलोचना तो ऐसा नहीं है, गांधी जी की आलोचना तो मैं तो, जहां मुझे लगता है वैचारिक आलोचना जो होती है मैंने तो की है, और जहां उनका मुझे लगता है कि जो ठीक काम किया मैं उसको ठीक भी तो बोलता हूँ। मैं अंत ये नेहरू के उसमें भी हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं लेकिन कोई ऐसा विषय आए न्यूज में, तब तो आदमी करे ना। मतलब गांधी जी से कोई जुड़ा कोई विषय हो, कोई विवाद हुआ हो, कोई है हो, उसमें कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें बात होगी, तब बात होगी। चूंकि नेहरू की बनाई हुई पॉलिसीज पे जब बात होती है, विदेश नीति में बात होती है, तो वो जिक्र अक्सर नेहरू का आ जाता है, उसमें मुखर तरीके से हम लोग अपनी बात भी रखते हैं। तो मैं अब अंत कर देता हूँ इस बात से कि जो सवाल था इसी पे अपनी 1 मिनट बात रख के, कि गांधी जी की आलोचना पत्रकार करते हैं या नहीं करते इम्पोर्टेंट नहीं है। गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में हैं, आप सब जान सकते हैं, अपने विचार बना सकते हैं, गांधी जी क्या थे, क्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में गांधी जी की आलोचना करने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। मोहनदास करमचंद गांधी की आलोचना करने से हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। आज की तारीख में उस गांधी को लगातार काउंटर करना ज़रूरी है, जो कहता है हिंदू हिंसक होता है, और जो कहता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। उस नकली गांधी को काउंटर करना आज की तारीख में ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।